नमस्कार, मैं हूँ देव जांगेड़ और आइडियल क्लासेस भादरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं रिक्रूटमेंट के, उसमें जो अभ्यर्थी सक्सेसफुल होते हैं, चयनित होते हैं, उनके बाद में उनका काउंसलिंग किया जाता है। और काउंसलिंग के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक डिटेल्ड फॉर्म आप भरते हैं। विस्तृत आवेदन जो आपके सामने है, ये वाला फॉर्म आपको भरना होता है कम्प्लीटली। और इंटरव्यू हो तो भी आपको इसको साथ में भर के लेके जाना होता है। तो आज बात करेंगे इस पूरे फॉर्म है, इसको कैसे कैसे भरना है। इसमें काफ़ी सारे साथियों को समस्या आ रही है, उन्होंने कमेंट करके भी कहा है कि सर इसको कंप्लीट करके बताएं, क्योंकि आगे अभी आरएएस मेंस के भी रिजल्ट आ चुके हैं, उसके बाद में इंटरव्यू होना है, एसआई के इंटरव्यू चल रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के भी अभी काउंसलिंग होनी है, उसमें भी काम आएगा, और जो भी और एग्ज़ाम है सभी के अंदर काम आता है। तो स्टार्ट करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले आप ये देखें, लेटेस्ट अपडेटेड ऑन 16 अक्टूबर 2017। तो इसको आप एकदम पुराना ना समझें, ये वाला जो आपको डेट से लग सकता है 3 साल पुराना है, बट ये अभी तक यही फॉलो हो रहा है। सबसे पहली बात इसमें देखें, अभ्यर्थी को 50 रुपये के विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क हेतु तदनुरूप भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न करें। यानी कि आपको एक 50 रुपीज़ का पोस्टल ऑर्डर लगाना है और उसको एड्रेस करना है सचिव लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। ये एड्रेस लिख के आपको उसके अंदर ये उसके साथ में अटैच करना होता है। इसके बाद इसके नंबर कहाँ लिखने मैं आगे चल के बता दूंगा। दूसरा है आवेदन पत्र भरना। आवेदन पत्र भरने से पूर्व इन निर्देशों को व विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इनमें दी गई सूचना एवं निर्देशों का अनुपालन न करने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है। ये जो नोट है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको जल्दी से देख लेते हैं कि आपको जो आवेदन पत्र है ये खुद की हैंड राइटिंग में लिखना होता है, और इसके जो निर्देश हैं और बिना किसी काट छाट किए भरना है, कोई काट छाट ना करे इसके अंदर। प्रत्येक कॉलम में चाहिए गई सूचना पूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए। सभी उत्तर शब्दों और अंकों में दिए जाएं, रेखा व बिंदु के द्वारा नहीं। कोई कॉलम खाली ना छोड़ा जाए, अन्यथा आवेदन पत्र अपूर्ण मानकर रद्द किया जा सकता है। आवेदक के हस्ताक्षर रहित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। यानी कि आपको जहाँ जहाँ इसमें मेंशन किया है वहाँ पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। आवेदन पत्र में की गई किसी भी प्रविष्टि के सुधार हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको बहुत ही केयरफुली भरना है, इसमें बाद में आपको करेक्शन की परमिशन नहीं होती है। समस्त आवश्यक जैसे शैक्षणिक योग्यता व विशेष छूट लाभ के दावे संबंधी प्रमाण पत्रों की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर अवश्य भेजें। यानी कि आपको जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी आपको सेल्फ साइन इसके साथ में अटैच करके भेजनी है, खुद साइन करके, राइट। उसके बाद में आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साइज़ का नवीनतम फ़ोटो जो विज्ञापन जारी हुआ है उसके बाद की डेट का होना चाहिए, वो फ़ोटो इसके ऊपर लगाएं। और इसके ऊपर भी आप साइन करें, जो फ़ोटो लगा उसके ऊपर भी साइन करें। निर्धारित स्थान पर संलग्न कर पूर्ण हस्ताक्षर सहित लगाएं। आवेदक द्वारा किसी भी अवस्था में एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भेजने चाहिए, आपको सिर्फ एक ही भेजना है। आवेदक द्वारा विधिवत भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र, नवीनतम फोटो आदि के साथ आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक किसी भी माध्यम से व्यक्तिश या रजिस्टर्ड डाक द्वारा पहुंच जाना चाहिए। मतलब आपको ये जो आवेदन पत्र है ये कंप्लीट करने के बाद में या तो आप इसको बाय हैंड दे के आ सकते हैं खुद जाके, या फिर इसको रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं। अगला है, निर्धारित दिनांक के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक को सुविधा एवं सुलभ संदर्भ हेतु भरे हुए आवेदन पत्र की फ़ोटो प्रति रख लेनी चाहिए। यानी कि इसकी आप एक फ़ोटोकॉपी रख लें रेफरेंस के लिए, क्योंकि कल को हो सकता है आपका वहाँ पे ना मिला हो, या फिर कई बार पोस्ट भी बीच में लॉस हो जाते हैं। ऐसे केस में आप उसको रेफरेंस दे के दिखा सकते हैं कि मैंने भेजा है, और आगे भी इसके रेफरेंसेज के लिए आपकी आवश्यकता पड़ती है तो इसकी फ़ोटोकॉपी आप रख लें। उसके बाद में है प्रमाण पत्र। समस्त आवश्यक एवं वांछनीय प्रमाण पत्र जैसे शैक्षिक, आयु, आचरण, जाति, निःशक्तता आदि के प्रमाण पत्र इस विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्यथा अभ्यर्थियों को नियुक्ति का पात्र पद या विशेष वर्ग का लाभ देय नहीं होगा, और न ही इस संबंध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा।
प्रमाण पत्रों को स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपियां निम्न क्रमानुसार आवेदन के साथ संलग्न करें। ये थोड़ा सा ध्यान करें आप कि जो आप सेल्फ साइंड जो कॉपी इसके साथ में अटैच करते हैं उसको किस सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आप अपने जो एलिजिबिलिटी है उसके डालेंगे, जैसे आपकी जो शैक्षिक, उसके बाद तकनीकी योग्यता की अंक तालिका, उसके जो उपाधियां या प्रमाण पत्र होते हैं उनको लगाएंगे। और इसमें है कि अगर आप उत्तीर्ण नहीं है तो अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाला हो तो इसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित कॉलम में करें और संस्था प्रधान से प्रपत्र 3 में प्रमाणित करवाकर संलग्न करें। ये प्रपत्र 3 यदि आवेदक पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है तो उसको अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है उसमें सम्मिलित हो रहा है या होने वाला है तो इसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित कॉलम में करना है और संस्था प्रधान से प्रपत्र नंबर 3 जो है उसको प्रमाणित करवा के संलग्न करना है। ये प्रपत्र 3 आगे आएगा तो उसमें आपको बताएंगे। ये एलिजिबिलिटी वाले के बाद में नेक्स्ट आप लगाएंगे एज का सर्टिफिकेट, और एज में अलग अलग कंडीशंस वो दे रखी हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एज वाले के बाद में नेक्स्ट आप लगाते हैं आचरण संबंधी। अभ्यर्थी आवश्यकता अनुसार अंतिम शिक्षण संस्था के आचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्य प्रति संलग्न करें, यानी कि उसकी आपको ओरिजिनल कॉपी लगानी पड़ती है। जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है लास्ट जो भी इंस्टीट्यूशन से आपने जो एजुकेशन ली है उसका। इसमें एक कंडीशन है कि जो राज्य कर्मचारी, जो भी स्थायी राज्य कर्मचारी है उनको चरित्र प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बदले में वो राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो उसको लगाएं। उसके बाद में लगाएंगे आप जाति का प्रमाण पत्र, जो भी आपका जाति है उसके हिसाब से बना है। कौन बनाते हैं आपको पता है, ई मित्र से बनता है राजस्थान में, तो वो उसके साथ में अटैच करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है जो आपका डिसेबिलिटी वाला कोई अगर सर्टिफिकेट है, निःशक्तता प्रमाण पत्र, तो उसको इसके साथ में अटैच करेंगे। ये सीक्वेंस है इनका। उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे और फिर आपका लास्ट में मैरिज सर्टिफिकेट लगाएंगे। इसी सीक्वेंस में आप उनको अटैच करेंगे। उसके बाद में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सेवारत अभ्यर्थी जो भी है, अगर आवेदक अगर सेवारत है, स्थायी है, अस्थायी किसी भी कंडीशन में, तो उसे अपना आवेदन पत्र सीधे ही आयोग कार्यालय को भेजना चाहिए। डायरेक्टली आप आयोग को भेजें और इस संबंध में अपने नियुक्ति अधिकारी विभागीय अध्यक्ष को अवश्य सूचित कर दें। यदि कोई आवेदक अपना आवेदन पत्र नियुक्ति अधिकारी या विभाग अध्यक्ष के माध्यम से भेजता है और वह आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिनांक के बाद पहुंचता है तो उस पर प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही आवेदक ने प्रार्थना पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी के पास अंतिम दिनांक से पहले ही प्रस्तुत कर दिया हो, क्योंकि जब आयोग के पास लास्ट डेट तक नहीं पहुंचा है तो वो नहीं पहुंचा ही माना जाएगा। राइट। अगला राष्ट्रीयता, ये आप कॉमन सी चीज़ें आप खुद पढ़ लीजिएगा। यात्रा भत्ता आपको मिलता है, टिकट देते हैं, तो ये ज़्यादा इसमें समझाने की कोई चीज़ नहीं। अब सीधा आते हैं अपन इस डिटेल फॉर्म पे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, ये वाला है 16 अक्टूबर 2017 का। कार्यालय प्रविष्टि खाली छोड़ेंगे, प्राप्ति क्रमांक खाली है क्योंकि ये ऑफिस यूज़ के लिए है। ये 50 रुपीज़ का पोस्टल ऑर्डर लगाना है और यहाँ पे आप अपना फ़ोटो लगाएंगे, फ़ोटो के ऊपर क्रॉस सिग्नेचर करेंगे, आधा फ़ोटो पे आधा पेपर पे। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, आवेदन पत्र क्रमांक, यानी जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली है उसमें जो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है वो यहाँ लगाना है। मेरिट क्रमांक, आपका अगर मेरिट नंबर जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें मेरिट दिया वो यहाँ लगाएंगे। पोस्टल ऑर्डर के ऊपर एक नंबर लिखा होता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। विज्ञापन संख्या, जो आपका नोटिफिकेशन निकला है उसके अंदर विज्ञापन संख्या लिखा होता है, उसमें पूरा मेंशन किया रहेगा, माध्यमिक शिक्षा /123/डेट ऐसे इस तरह करके थोड़ा लंबा एक विज्ञापन संख्या लिखा होता है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप पद कोड और पद क्रम संख्या लिखेंगे, क्योंकि विज्ञापन में आपका जो कोड है, अगर कई सारे एक ही विज्ञापन में कई सारे वैकेंसीज होती हैं तो उसमें आपका जैसे 4 नंबर पे 5 नंबर पे वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। पद का नाम लिखेंगे, जैसे आप सीनियर टीचर के लिए है तो वरिष्ठ अध्यापक लिखेंगे, आरएएस के लिए है तो आप उसमें वो लिखेंगे। फिर विभाग का नाम, जब भी आप कोई इसको देखेंगे, विज्ञापन पढ़ेंगे नोटिफिकेशन, तो उसमें विभाग का नाम भी लिखा रहेगा कि कौन से विभाग के लिए है, तो वो लिखें। उसके बाद नेक्स्ट आता है आरक्षण वर्ग वाले इस पेज में। अगर आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसको, तो उसमें आप हाँ लिखेंगे। जैसे मान लो आप पिछड़ा वर्ग ओबीसी से आते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, और बाकी सभी में क्रॉस करेंगे। सब टोटल जितने भी कॉलम है सबको आप क्रॉस कर दें
और जिसके आप एलिजिबल हैं उसमें सिर्फ हाँ लिखें, सिर्फ टिक ना मारें। यहाँ ज़्यादातर टिक की आदत होती है, टिक नहीं मारना है, हाँ लिखना है। उसके बाद नीचे मूल निवास जन्म स्थान, तो आप मूल निवास में अपना राज्य, जिला, तहसील, अन्य टिप्पणी में आप अपना गांव का या फिर गली मोहल्ला जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। सेम एज नीचे जन्म स्थान में आएगा। उसके बाद अगला है ये महिला, निःशक्त, भूतपूर्व सैनिक, उत्कर्ष खिलाड़ी, एनसीसी सर्टिफिकेट, इसमें जो भी आपका है उसमें हाँ लिखें और बाकी को क्रॉस कर दें। जो भी आपका नहीं है उसमें सब में क्रॉस करें, और जैसे आपका यहाँ पे अगर ये लागू होता है अल्पदृष्टि तो इसमें हाँ लिख दें। इसमें टिक वाली गलती ना करें, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे सेवारत कर्मचारी है, आप जिसमें भी हैं, राज्य सेवा कर्मचारी, पंचायती राज, विभागीय, मंत्रालय, जिसमें भी है उसमें हाँ और बाकी में क्रॉस। आवेदक का पूरा नाम आप यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे, इधर हिंदी में आएगा और यहाँ पे इंग्लिश में आएगा। और इंग्लिश में आएगा तो आप ब्लॉक लेटर्स में लिखें, जैसे इस तरह से, ये देव में लिख रहा हूँ तो ये ब्लॉक लेटर्स है, इस ऐसे लिखेंगे। उसके बाद पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम हिंदी में, और आवेदक की जन्म तिथि यहाँ पे आ जाएगी तीसरे में। विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु कितनी है, तो उस हमेशा आप विज्ञप्ति पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि आपकी जो डेट है वो 1 जुलाई इतने से काउंट होगी या 1 जनवरी इतने से काउंट होगी। जनरली जुलाई और जनवरी ही रहते हैं, तो उससे आप अपना दिन और कितने महीने कितने माह के आप हो रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन करें, इस जगह पे आएगा। उसके बाद नागरिकता भारतीय, अगर दूसरा कोई है तो यहाँ पर लिखें, जैसे ऊपर तंजानिया, कीनिया जो भी आते हैं अलग अलग, आप ऊपर वाले में पढ़ लीजिएगा, वो अगर ऐसा आता है तो यहाँ लिखें। यहाँ आपका धर्म मेंशन करें, हिंदू, मुस्लिम जो भी है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, अवैवाहिक, विवाहित हैं, विच्छिन्न हैं, जैसा भी है, जो भी है उसमें हाँ करके बाकियों में सब में क्रॉस मार दें। अगला है विवाह विवरण। विवाहित होने की स्थिति में आपको यहाँ पे अपना पंजीयन का डिटेल डालना होता है। पत्नी का नाम, पति का नाम लिखें, विवाह की तिथि लिखें, विवाह का स्थान लिखें, पंजीयन संख्या लिखें, काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, जब आप ई मित्र से निकलवाते हैं तो वो यहाँ पे थोड़ा सा टफ आएगा, तो नीचे थोड़ा सा और स्पेस लेके पूरे में लिख दें। पंजीयन का स्थान जहाँ पे आपका पंजीयन करवाया है, और यहाँ पे आएगा विवाह पंजीयन अधिकारी। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं संतान का विवरण। तो यहाँ पे आता है आपके जो बच्चों की डिटेल्स, एक पहले के नाम लिखें, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखें, यहाँ पे नाम या डेट ऑफ बर्थ, फिर दूसरे बच्चे का लिखें, जितने भी हैं यहाँ लिखें। उसके बाद अगला आता है कि कुल संतान 1/6/2002 से पहले के बच्चे कितने हैं और उसके बाद के कितने हैं, वो यहाँ पे आएगा। पत्र व्यवहार का पता, यहाँ पे आपका जिस कोरस्पोंडेंस एड्रेस जो है, इसे हिंदी में कहते हैं, वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे नीचे स्थायी पता आएगा। इसमें पिन कोड जरूर लिखें, पिन एंड मोबाइल नंबर भी इसमें अंदर मेंशन करें। अगला है शैक्षणिक योग्यता। इसमें आप देखें मैट्रिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, इसमें प्राप्तांक आपके नंबर कितने आए। जैसे मान लो आपके आते हैं 499, तो आप यहाँ पे 499 600 में से आए तो यहाँ पे लिखेंगे 600, ये इस तरह का इस कॉलम में लिखें। ठीक है, उसके बाद प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पे प्रतिशत आ जाएगा। आपकी श्रेणी या ग्रेड कौन सी आई, कौन से साल में किया, और ऐच्छिक ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से थे, ऐच्छिक विषय यहाँ पे लिखें, सिर्फ ऐच्छिक ही लिखने हैं, बाकी नहीं लिखने हैं। जो कंपलसरी वाले हैं ना लिखें। कोर्स की अवधि, जैसे आपने 10वीं करी है तो 1 साल का होता है, तो यहाँ 1 वर्ष लिखें। उसके बाद में जैसे स्नातक, बीकॉम बीएड है, बीकॉम बीएससी, तो यहाँ पे आप 3 वर्ष, बीएड वगैरह है तो 2 वर्ष ये लिखें। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, और कितने, एक ही बार में अगर पास कर लिया तो यहाँ पे 1 लिखें। यहाँ मैं टिक मार रहा हूँ, वहाँ पे आपको लिखना है, टिक नहीं मारना है, याद रखें, ये सिर्फ आपको अपनी डिटेल लिखनी है। उसके बाद हायर सेकेंडरी की सेम टाइम जैसे मैंने बताया वैसे आएगा। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का, फिर बीएड। उसके अलावा और भी कोई अगर पात्रता परीक्षा, नेट वेट जो भी आपने किया है वो यहाँ पे इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। उसके बाद अगर आपने इंटर्नशिप करी है तो जो कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का, वो यहाँ मेंशन करेंगे, अपना ड्यूरेशन इस जगह पे। और रजिस्ट्रेशन, जैसे मेडिकल काउंसिल, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, बार काउंसिल जो भी होते हैं, उसका डिटेल लिखें कि रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाया है, उसके संस्था का नाम आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन डेट आएगी, मान्यता अवधि आएगी, कितने से कितने टाइम तक मान्यता है, और कुछ डिटेल बाकी बच जाती है तो वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, जैसे मान लो अभी एचएम में है, उसमें टीचर का अगर जो एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो आपने कब से कब कितना एक्सपीरियंस लिया, उसका पंजीयन, अनुभव,
एंड विशेष विवरण कुछ हो तो, या फिर जैसे मान लो अभी जेएलओ वगैरह कुछ ऐसे लीगल में आते हैं, उनमें आपने कितना अगर पहले से कुछ प्रैक्टिस करी हुई है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे। अगला आता है अतिरिक्त विस्तृत सूचना। इसमें आपने जो 13D है उसके अलावा कुछ बाकी बच गया हो, जैसे पदनाम, आपने कहीं पे भी कोई काम किया हो, जैसे मान लो एक्स सर्विसमैन है तो आप किस पोस्ट से रिटायर हुए वो यहाँ लिखेंगे। नियुक्ति अधिकारी आपके जो अपॉइंट जो जैसे अलग अलग रिकॉर्ड ऑफिस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिटेल आती है कि कौन से डिपार्टमेंट का। उसके बाद पद ग्रहण कौन सी तारीख को किया, छोड़ा कब, आप स्थायी थे या अस्थायी थे, वेतन कितना था, और संलग्नक संख्या ये आप लिखें। जब जैसे मैंने शुरू में बताया था कि किस सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, उसी सीक्वेंस में जहां आप अटैच करेंगे, लाइक इसका अगर 15 नंबर पे आता है तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, संलग्नक संख्या 15। ठीक है। यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो प्रमाण पत्र सहित संबंध प्रावधान का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत आप छूट प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो किस बेसिस पे चाहिए, उसको कितने नंबर पे आपने अटैच किया। जैसे मान लो आपका कोई सर्टिफिकेट लगाया आपने, एसटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी का सर्टिफिकेट आपने 16 पे लगाया तो यहाँ पे आप लिखें 16 और इसके नीचे लिख दें कि एसटी सर्टिफिकेट। उसके बाद में इसी तरह से अगर आपने कुछ विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, पदक, विजय चिन्ह कुछ इस तरह से हैं तो वो आप यहाँ मेंशन करें, उसका सर्टिफिकेट लगाएं, उसका डिटेल यहाँ दें और कितने उसको जैसे 17 पे लगाया तो 17 नंबर लिख दें। कोई शोध वगैरह किया है, कोई किताब छापी है, शोध पत्र कुछ प्रकाशित हुआ, ऐसा कुछ है तो उसकी डिटेल यहाँ पे दें। और आपका नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट लगा रहे हो आप उसके साथ में, तो उसके ऊपर भी 18 लिखें और उसको यहाँ पे 18 लिख दें। एग्जैक्टली 18 नहीं लिखना है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। वो जितने नंबर सीरियल पे आपका अटैच हो रहा है सारे के सारे एक एक पेज पे लिखते चलें, जितने भी अटैचमेंट हैं उन पे लिखना स्टार्ट करें। उसके बाद में यदि आपको कभी आयोग द्वारा दंडित, पदच्युत, ब्लैकलिस्ट, विवर्जित किया गया हो तो उस परीक्षा किसी परीक्षा में अगर आपको ब्लैकलिस्ट किया गया है तो उसका यहाँ पे डिटेल डालें। अगला आता है आवेदक द्वारा शपथ युक्त घोषणा। तो ये आपको करनी होती है कि मैंने जो डिटेल दी है वो सारे सही हैं। यहाँ पे आप अपना स्थान लिखें, जिस जो भी गांव का नाम या जिस सिटी में आप रहते हैं, डेट डालेंगे और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे। राइट। 4th पेज पे आते हैं संलग्नक सूची, जो आपने जो अटैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले अंक पत्र, मेरिट हाई, सबसे पहले आप 10th का लगाएंगे यहाँ पे। तो 10th की जो आपका मार्कशीट होती है उसका एक सीरियल नंबर रहता है, तो सबसे पहले आप ऊपर यहाँ सीरियल नंबर लिखें और उसके नीचे जारी करने की डेट लिखें। संलग्नक संख्या, जैसे मैंने आपको बताया सारे के सारे जब आप एक साथ उनको सीरियल में लगा लेंगे तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 लिखते हुए चलेंगे, तो जनरली 10th की जो मार्कशीट होती है उसका सीरियल नंबर आपको 1 ही मिलेगा, तो वो यहाँ 1 लिखें। उसके बाद 10th की ये जो प्रमाण पत्र आता है, एक आपकी ये अंक पत्र मतलब है मार्कशीट, और ये है उपाधि प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट आता है जो, तो सर्टिफिकेट का नंबर लिखेंगे, जारी करने की डेट लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद 12वीं का लिखें, सेम टू सेम यहाँ पे मार्कशीट आएगी और उसके बाद मार्कशीट जो जारी करने की डेट नीचे आ जाएगी, उसके ऊपर सीरियल नंबर। सेम है यहाँ पे 12वीं का सर्टिफिकेट। इसमें देखें राजस्थान के लगभग 2000 के आसपास से 12वीं के मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो एक साथ आने शुरू हो गए थे, तो इसको आप दोनों कॉमन लिखें। यहाँ वाला सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगा क्योंकि दोनों एक में ही है। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल आएगी यहाँ पे। ग्रेजुएशन में आपके पास 3 डिग्री हैं, तो आप 3 जो मार्कशीट होती है, तो यहाँ पे आप लास्ट वाली मार्कशीट है जो 3rd ईयर वाली, उसकी डिटेल लिखें। उपाधि आपकी एक ही होती है जो आपकी डिग्री मिलती है, उसका यहाँ मेंशन करें। और यहाँ पे अगर आप बीए है तो बीए टिक कर दें, बीकॉम है तो ठीक है, बीएससी ठीक है, तो इसके अलावा कुछ भी लाइक बीटेक वगैरह तो यहाँ मेंशन करें उसको। राइट। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का हो गया, उसके बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन का आ गया। फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आप क्या चीज़ लिख रहे हैं, किस तरह का सर्टिफिकेट है, उसकी डिटेल यहाँ डालें। उसके बाद जारी करने, उसका सीरियल नंबर, जारी करने की डेट और कितने नंबर पे अटैच कर रहे हैं वो यहाँ मेंशन होगा। इसके अलावा और सर्टिफिकेट जैसे आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गए, या फिर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनका जो निर्मोचन प्रमाण पत्र होता है, जो रिलीज सर्टिफिकेट होता है, इस तरह की वो चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं, उनका सीरियल डालें, जारी करने की डेट और उसका सीरियल नंबर और उसका कितने नंबर पे आप अटैच कर रहे हैं वो सीरियल नंबर यहाँ डाल के ये कंटिन्यू लिखते चलें जितने भी आएंगे। उसके बाद ये कार्यालय टिप्पणी है, खाली छोड़ दें।
शिक्षा संबंधी प्रपत्र 3 जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था वो यहाँ पे आएगा कि अगर आपने लास्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं दिया है और उसमें एडमिशन ले रखा है, लेकिन आप जैसे अपेयरिंग वाली कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको ये भरना होता है। तो यहाँ अपना नाम लिखेंगे और अपने फादर का नाम, निवासी, जो कि किस पद के लिए आपने जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो निर्धारित अंतिम तिथि जो उसमें लिखी होती है, कितनी डेट लास्ट है उसको यहाँ मेंशन करें, और इस पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो चुका है, ये मेंशन करके आपके जो इंस्टीट्यूट, जो कॉलेज या जिसमें भी आप हैं उसके संस्था प्रधान से आप यहाँ साइन करवाएं। संस्था प्रधान की अगर किसी कंडीशन ऐसी आती है कि जिसमें आप नहीं करवा पाते हैं, पहली प्राथमिकता उन्हीं की रहेगी, अन्यथा आप किसी राजपत्रित अधिकारी से भी करवा सकते हैं, गेजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हैं। ये प्रपत्र 3 था जिसका हमने पहले पेज पे जिक्र किया था। उसके बाद में ये संक्षिप्त चेकलिस्ट है कि अभ्यर्थी की जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है विज्ञप्ति की निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न है। जैसे किसी कोई ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन मांगा हुआ है तो आप सर्वथा अनुरूप करेंगे। अगर आपके पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो आप इक्विवेलेंट पे टिक करेंगे, इस पर नहीं करेंगे। आपको सिर्फ एक टिक करना है, इसको आप जैसे जैसे पढ़ते जाएं और उस पर टिक करते जाएं। ये आगे वाला कॉलम कार्यालय हेतु उसको खाली छोड़ दें। उसके बाद श्रेणी है, इसमें आप इजीली कर सकते हैं, सिर्फ आपको टिक करना है। इसमें भी कोई आप डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता देंगे। 4th में है अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित आयु क्या है, तो पहले भी इसमें पेज में आ चुका है कि वैसे के वैसे आपको कैलकुलेटेड किया हुआ कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के आप वो लिखेंगे। और निर्धारित तिथि को आयु सीमा कितनी हो, न्यूनतम और कितनी अधिकतम होनी चाहिए, वो मेंशन किया रहता है आपके नोटिफिकेशन में यानी विज्ञप्ति में। उसके हिसाब से यहाँ इसमें लिखें, पैरा 4 के दूसरे में यहाँ पे लिखें। अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस श्रेणी का मानता है, नीचे जो श्रेणियाँ दे रखी है इसमें से किस में मानता है। जैसे मान लो इसमें आप ये देखें, राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की महिला अगर कोई है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर 2 लिख देंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर 2 है तो ये यहाँ पे सीरियल नंबर 2 मेंशन करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष हैं तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 कर देंगे। तो यहाँ सीरियल लिखना है सिर्फ, और उसके बाद जिसमें भी जो सीरियल लिख रहे हैं उसके आप सामने टिक करें और बाकी सभी में क्रॉस कर दें। आगे वाला कॉलम कार्यालय के लिए छोड़ ही देना है। उसके बाद अगले में देखते हैं, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ पे साइन करना है, और ये परिनीक्षा टिप्पणी ये पूरा का पूरा ऑफिस यूज़ के लिए खाली छोड़ देना, आपको कुछ भी नहीं करना है। अभिशंसा वाला खाली छोड़ें क्यों, और ये हस्ताक्षर जहाँ दिखता है बहुत जल्दी से साइन कर देते हैं, यहाँ बिल्कुल हस्ताक्षर ना करें क्योंकि ये आपके ऑफिस यूज़ के लिए है। जिनको जो चेक करेंगे कि सारी चीज़ें ठीक है वो यहाँ पे साइन करते हैं। उसके बाद अगला आता है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म में आप जो फ़ोटो वहाँ लगाई थी वैसे के वैसे फ़ोटो यहाँ लगाएं, और उसको जैसे मैंने पहले बताया है क्रॉस साइन करें, आधा फ़ोटो के ऊपर आधा पेज के ऊपर। और प्लीज़ राइट इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स, इसको ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में लिखना है, यानी कि बड़े, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म लिखा है बड़ी वाली अंग्रेजी में वैसे लिखना है, और इसको पूरा इंग्लिश में लिखें। उसके बाद जैसे आप फर्स्ट वाले में देखें नाम लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद सरनेम लिखें। सरनेम मतलब आपका जो जाति गोत्र जो आप लगाते हैं वो लगाएंगे। जैसे मैं देव जांगड़ कहता हूँ तो यहाँ पे सरनेम में जांगड़ आ जाएगा, नाम में देव आ जाएगा। रोल नंबर लिखेंगे, आपका मेरिट नंबर लिखेंगे। प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे पूरा आएगा, पिन कोड सहित लिखें इसके अंदर। और उसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस के बाद में आपका होम एड्रेस, आप कॉमन है तो एज अबाव लिख सकते हैं, नहीं तो दोबारा रिपीट भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैरा नंबर 4 में है पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेस वेयर यू हैव रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 5 ईयर। पिछले 5 सालों में अगर आप 1 साल से ज़्यादा कहीं पे भी रहे हैं तो उसको यहाँ पे मेंशन करना है। क्यों करना है, क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म जो होता है ये पुलिस यूज़ के लिए है और इनको वेरिफिकेशन करने में ईजी रहेगा। क्यों, अगर आप 1 साल से ज़्यादा कहीं पर और भी रहे हैं तो वहाँ से भी वेरीफाई करना होता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कौन से टाइम से कौन से महीना और साल लिखें, इसमें सिर्फ एग्जैक्ट डेट की आवश्यकता नहीं है, और कब से कब तक यहाँ पे थे, दोनों चीज़ यहाँ मेंशन करके यहाँ पे आप पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, राइट। उसके बाद में अगला है फादर्स डिटेल। नेम आएगा यहाँ पे नेम आएगा, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे परमानेंट होम एड्रेस सेम है तो एज अबाव लिख सकते हैं। उनका प्रोफेशन, उनका काम क्या करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है। इफ़ इन सर्विस गिव डेजिग्नेशन एंड ऑफिस एड्रेस, अगर वो कोई जॉब करते हैं तो उनका डेजिग्नेशन क्या है, पदनाम क्या है, और उनके ऑफिस का एड्रेस कॉमा डाल के आगे लिखेंगे। नेशनैलिटी,
आपके फादर की क्या है, मदर की क्या है, हस्बैंड की क्या है, वाइफ की क्या है। जैसे पहले से इंडियन लिखा है, बट अगर आप इनके अलावा हैं तो आप उसको काट के सामने लिखें। प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आप फीमेल हैं तो आप सिर्फ हस्बैंड का लिखेंगे, आप मेल है तो सिर्फ वाइफ का लिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसमें से एक कॉलम खाली रहेगा, सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, इतना कौन सी डेट है, कौन से मंथ और कौन सा ईयर। यहाँ पे वो ना लिखें कि मैं इतने 34 साल का, इतने दिन का, इतने महीनों का हो गया, वो नहीं। यहाँ पे आपका जैसे जो भी आपका जैसे 17 है, जनवरी है, उसके बाद में कुछ जैसे मान लो 88 है तो 1988, इस तरह से यहाँ पे तीनों जगह पे आएगा। उसके बाद प्रेजेंट एज एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म, यहाँ पे वो चीज़ आएगी जो कैलकुलेशन किया था कि एडवर्टाइज किया था उसके हिसाब से कितना आएगा। एज ऑन मैट्रिकुलेशन, जब आपने 10वीं पास करी तब आप कितने साल दिन महीने के थे, वो यहाँ पे आएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच इज सिचुएटेड, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ आपके गांव का नाम या जो शहर जहाँ पे आप पैदा हुए थे, आपका ज़िला और आपका स्टेट आएगा। और यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट जिससे आप बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे आपका स्टेट जहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका रिलीजन आएगा यहाँ पे। उसके बाद में आता है क्या आप SC या ST से बिलोंग करते हैं, तो यस, अगर आप करते हैं तो यस लिखें, नहीं तो यहाँ पे नो लिखें। इस जगह पे यस और नो लिखेंगे यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट वाला 10th है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स, जब आप 15 साल के थे उससे लेके अभी तक आपने क्या क्या पास किए हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ डालनी है। बट आप कोशिश करें इसको नीचे से लेके चलना स्टार्ट करें, जो लेटेस्ट वाला है वो यहाँ लिखें, और उसके बाद में उससे पहले वाला, उससे पहले वाला, क्योंकि ये कॉलम कई बार कम पड़ जाते हैं अलग अलग जगह पे आप पढ़े हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डालें। इसमें आपका एड्रेस आएगा, सबसे पहले देखें कि जो भी स्कूल कॉलेज आपका था, जनरली यहाँ स्कूल ही पहुँचेगा फर्स्ट में, स्कूल का एड्रेस लिखें, कौन से विलेज में, गांव में कहाँ था, डिस्ट्रिक्ट और पिन नंबर लिखें वहाँ का। डेट ऑफ एंटरिंग, कब आपने उस स्कूल में एंटर किया, आपको एग्जैक्ट डेट अगर आप नहीं पता है तो मंथ और ईयर लिख दें, कब छोड़ा वो लिखें, और कौन सा ईयर आपने पास किया। लाइक आपने 10th किया तो यहाँ पे 10th लिखें, 12th लिखें, जो भी आपने पास किया है। ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा ये कॉलम 5 की पूरे भर दें। उसके बाद 11th में आता है इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिव डिटेल्स, अगर आपने कोई नौकरी करी है, कहीं एम्प्लॉयड रहे हैं, तो जैसे आप मान लो टीचर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेट गवर्नमेंट के टीचर हैं, डेजिग्नेशन वरिष्ठ अध्यापक, और कहाँ पे काम करे थे वो लिखेंगे, कौन सी डेट से कौन से तक, और आपके ऑफिस नेम, फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस, फर्म और इंस्टीट्यूशन, आपका जो ऑफिस है उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ऑलवेज खुला है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट और एनी ऑफिसर, इसमें अगर आपके कभी कोई कन्विक्शन हुआ है तो उसमें आप यस लिखें और पूरी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नो करें। अगला 13 में नेम टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी विद टू रेफरेंस बाई होम टू होम यू आर नोन, जिसको आप जो जानते हैं 2 बंदों के नाम लिखें। इसमें कुछ लोग ये एक फैलाते हैं गलतफहमी कि इसमें कोई गेजेटेड ऑफिसर होने चाहिए या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट होने चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं। आपके आसपास के किसी भी कोई भी इंसान हो जिसको आप जानते हैं और वो आपको अच्छे से जानते हो, क्योंकि पुलिस आके उनसे वेरीफाई करना चाहेंगे कि ये बंदा कैसा है, तो उनकी डिटेल आप यहाँ पे दें, उनका एड्रेस भी आपको मेंशन करना है। यहाँ 2 बंदों के नाम आएंगे, यहाँ पे डेट प्लेस आएगा और अपना खुद का सिग्नेचर करेंगे, और लास्ट में यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय गेजेटेड ऑफिसर, ये पूरा का पूरा भरने के बाद में आपका नाम, आपके फादर का नाम, और पिछले जनरली आप यहाँ पे 5 ईयर्स लिख दें। बाकी अगर मंथ से, अगर कुछ कम टाइम से रह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग लिखें, अगर आप लंबे टाइम से रह रहे हैं तो 5 ईयर्स लिखें। उसके बाद में जो भी ऑफिसर है उनका रबर स्टैंप के साथ साइन करवाएं, जो गेजेटेड ऑफिसर है उनका प्लेस एंड डेट यहाँ मेंशन होगा। तो ये टोटल 12 पेज का डिटेल्ड फॉर्म आपको भरना होता है, और इसको साथ में लेके जाएंगे। इसमें 2 कॉपी आप भरेंगे, पहली कॉपी के साथ में सारे के सारे अटैचमेंट होंगे, और दूसरी कॉपी है वो बिना अटैचमेंट के रहेगी, ये आपको साथ में लेके जानी होती है। इसके अलावा कोई भी आपके सवाल और सुझाव और हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद एंड जय भारत।